तो डी के सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे, आज हम यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल साथ में लेखपाल जितनी भी एग्ज़ाम्स में हिंदी आती है उसके लिए एकदम विधिवत रूप से क्रम बाय सीरीज, आज वर्णमाला है, कल हो सकता है शब्द हों, परसों आपका संधि हो, तो ऐसे ही क्रम से वीडियो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो थ्योरी बेस्ड पर है, कंप्लीट मास्टर क्लास रहेगी, एक चैप्टर एक क्लास में। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में बच्चों आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो आपको जितना भी हो सके शेयर करना है, आपको डी के सिलेक्शन पॉइंट को आगे बढ़ाना है। मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा जिसमें हम आपको जीरो से हीरो की तरफ ले जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ खाली पेज मैंने लिया है कि हिंदी वर्णमाला पढ़ने से पहले, तो हिंदी वर्णमाला पढ़ने से पहले बच्चों, तो पहले हम समझेंगे हिंदी है क्या। उसके बाद बच्चों हिंदी एक भाषा है, तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और हिंदी का नामकरण कैसे हुआ था। तो बच्चों भाषा क्या होती है और हिंदी का नामकरण हिंदी कैसे पड़ा था। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपके लिए भारत का मैप यहाँ पर बनाता हूँ। बच्चों ड्राइंग पर मत जाना, मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मानसरोवर नाम की झील है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है बच्चों? सिंधु। तो मैं यहाँ पर मान सकता हूँ मैप में, यहाँ हमारा एशिया कंप्लीट पड़ता है ये, तो यहाँ एक देश पड़ता है ईरान। क्या पड़ता है? ईरान। तो आपने सुना होगा कि हमारे भारत में आर्य लोग आए थे, आर्य या मध्य एशिया से लोग आए थे, तो वो ईरान देश से बोल सकते हैं। यहाँ से कुछ लोग आए थे। तो बच्चों यहाँ पर इस नदी को जो उनके पढ़ने में सा को वो हा पढ़ते थे, यानी कि सा को वो हा पढ़ते थे, तो नदी थी सिंधु हमारी, तो इसको वो सिंधु न पढ़ के हिंदू पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा था बच्चों ये जो नदी है ना वो हिंदू नदी है, और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं ना वो हिंदू लोग हैं, और यहाँ जो बोलते हैं ना भाषा उसको हम हिंदी, तो सिंधी न बोल के उन्होंने हिंदी कहा था। तो ऐसे करके इसका नामकरण पड़ा था हिंदी सब्जेक्ट का। तो बच्चों यहाँ से आपने जान लिया ईरान देश के लोग थे, इन्होंने हिंदी का नामकरण किया था। इसको लिखित रूप में आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। तो उससे पहले भाषा क्या होती है? भाषा बच्चों विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। ये आपको पता ही होगा, विचारों का आदान प्रदान ही। इसको मैं लिखित रूप से अभी आपको देने वाला हूँ, यहाँ आप पढ़ोगे अब इसे विधिवत रूप से। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका उदय यानी कि कैसे ये इसका हिंदी नाम पड़ा था। तो हिंदी भाषा ईरानियों की देन है नाम। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ किससे? सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो सिंधु नदी के आसपास के जो लोग थे वो हिंद कहा करते थे। इनको सिंध कहते थे वैसे, लेकिन उन्होंने हिंद कहा, और ऐसे ही हिंदी नाम पड़ा। आपसे पूछने बच्चों कि हिंदी की जननी कौन है, तो आप बताओगे संस्कृत, क्योंकि संस्कृत के बाद ही हमारी पाली भाषा आई थी। ठीक है, पाली के बाद प्राकृत आई थी, उसके बाद अवहट्ट आई थी, अपभ्रंश आई थी, और फिर हिंदी, ऐसे करके इसका नामकरण पड़ा था। एक बात और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हिंदी का उल्लेख रामचरितमानस में बोलता है, और जननी कौन हो गई? संस्कृत बच्चों। अभी मैंने आपसे कहा था कि भाषा क्या होती है, तो थोड़ा सा हम भाषा के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको बता दूं, भाषा भास धातु से बनी हुई है। किससे? भास धातु से। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप कह सकते हैं बच्चों। तो भाषा भास धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। मैंने बताया था आपको विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब हम बात करेंगे उपभाषा की। तो बच्चों उपभाषा कुछ और नहीं होती है, जैसे मान लो आप नाम सुना है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो भाषा उपभाषा। ठीक है, तो इसका छोटा रूप बोल सकते हैं। तो भाषा का छोटा रूप, लेकिन बोली का बड़ा रूप। ठीक है, बोली का बड़ा रूप, लेकिन इसमें साहित्य रचनाएं होती हैं। उपभाषा संख्या कितनी है? तो 5। 5 की अभी बात करने वाले हैं हम। बोलियां बच्चों, बोलियां क्या होती हैं? जो भाषा सीमित होती है, यानी कि बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, हमारे आसपास बोली जाती हैं, तो उसमें बोलियां कहते हैं। बोलियां कितनी होती हैं बच्चों? 18। और भाषा कितनी होती है बच्चों? 22 हमारे संविधान में जिक्र है। वैसे तो बहुत भाषा होती हैं, आपको पता है। तो अब आगे समझेंगे बच्चों
कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा सिंपल समझ लो, किसी देश में सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वही राष्ट्रभाषा होती है। तो आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो हिंदी बोली जाती है सर्वाधिक, 10 राज्यों से अधिक में बोली जाती है हिंदी। बट लेकिन बच्चों हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं माना है? तो आपको पता होगा, यहाँ हम बात करें, यहाँ पर केरल है, मलयालम भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तो यहाँ के लोगों ने थोड़ा विचार थोड़ा किया था कि हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं बना रहे हो आप राष्ट्रभाषा। तो हमने यहीं से चेंज किया कि चलो भाई हम राष्ट्रभाषा कोई नहीं बनाते संविधान में, बट लेकिन राजभाषा बनाते हैं जिसमें सरकारी कामकाज होंगे। अब आपके माइंड में आएगा सर सरकारी कामकाज तो इंग्लिश में भी होते हैं। हाँ बच्चों, तो हिंदी के साथ में हमने हेल्प के लिए, सहायता के लिए अंग्रेजी को भी रखा था, यानी कि सरकारी कामकाज 2 लैंग्वेज में होंगे, एक तो हिंदी और दूसरी अंग्रेजी में। ठीक है बच्चों, तो हमारा राष्ट्रभाषा समझ में आया आपको। राजभाषा वो जो सरकारी कामकाज की होती है भाषा, ठीक है ना, सरकारी कामकाज की भाषा। अब एक शब्द और होता है बच्चों, मैं आपसे पूछ लूँ तो वो शब्द क्या होता है? वो होता है राज्यभाषा। ये क्या होता है राज्यभाषा? तो ये बच्चों ध्यान रखेंगे आप, जिस राज्य की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, जैसे बात करें हम यूपी की, तो यूपी में क्या बोली जाती है ज़्यादातर? है हिंदी। हालांकि हमारे यहाँ की 2 राज्य भाषाएं, एक उर्दू भी है, ठीक है, उर्दू को बहुत बाद में सम्मिलित किया था। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर केरल की कौन सी है? मलयालम। मैं बात करूँ तमिलनाडु की तो तमिल है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तो ऐसे करके महाराष्ट्र की मराठी। हर राज्य की एक राज्य भाषा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य भाषा। तो हमारे यहाँ यूपी की है हिंदी और उर्दू, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ है। हालांकि मैंने आपको अभी बताया था बच्चों, पहली भाषा कौन थी? संस्कृत थी, फिर पाली आई थी, प्राकृत आई थी, फिर अवहट्ट आई थी। अवहट्ट यहाँ पर नहीं लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपभ्रंश आई थी, उसके बाद में हिंदी का विकास हुआ था। यानी कि संस्कृत से हम हिंदी पर आ गए यहाँ पर। यानी कि पहले हम मान लीजिए मोर को बोलते थे मयूर, और यहाँ हम मोर बोलने लग गए। इतनी चेंजमेंट हो गया भाषा में हमारी में। देखो बच्चों, उपभाषाएं क्या है यहाँ पर है, उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या भारतीय भाषा परिवार। तो आपको पता है आर्य लोग पहले आए थे, और आर्य लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में आए थे, वहीं पर वो वैदिक संस्कृत बोलते थे। उसके बाद में द्रविड़ भाषा का विकास हुआ था, उसके बाद में आस्ट्रिक भाषा का, और उसके बाद में चीनी तिब्बत भाषा, जो आज हम जो यूज करते हैं ना, तो इसको हम कहाँ कहाँ बोलते हैं ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो एसआई वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूँ मध्यकाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश कुछ और नहीं है, यहीं से हमारी हिंदी का विकास होता है। तो हम बोलेंगे आधुनिक जो भाषाएं हैं वो यहीं से निकली हैं, अपभ्रंश से ही। ठीक है बच्चों, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा हिंदी में जो उपभाषाएँ होती हैं और बोलियाँ होती हैं। ध्यान रखेंगे हमारी 5 जो उपभाषाएँ हैं उसी के अंदर होती हैं हमारी बोलियाँ। यानी कि जैसे पहली उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी। इसके अंदर 3 बोली आती हैं। 3 बोली कौन सी हैं? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। यहाँ से यूपी पुलिस में क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। थोड़ा इसे मैं साफ़ कर देता हूँ बच्चों, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ से। तो पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। खड़ी बोली के जनक कौन है बच्चों? जनक कहें या फिर प्रणेता कहें तो अमीर खुसरो हैं, ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो। इन्हीं को बोलते हैं तूतीय हिंद। बांगरू बच जो होती है ना, इसी को बोलते हैं हरियाणवी, ध्यान रखना, हरियाणवी को ही बांगरू बोलते हैं। तीसरी कौन सी है? बिहारी हिंदी। तो इसमें भोजपुरी, मैथिली, मगही, ठीक है, राजस्थानी हिंदी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। तो इसके अंदर 4 बोलियां आती हैं। पहाड़ी की बात करेंगे तो गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी, 3 इसके अंदर आती हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपना आगे नेक्स्ट पेज पर, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। और बच्चों DK सिलेक्शन पॉइंट पे चैनल का नाम है, जितने भी आप शेयर करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलती रहेंगी। आज वर्णमाला है तो कल संधि की आपको मिल सकता है, जो भी चैप्टर बच्चे कहेंगे वो मिल जाएगा आपको, मैं बट आपको जितना हो सके शेयर करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो उपभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया था? ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा का नामकरण सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, राष्ट्रभाषा के रूप में किसने कहा था? गांधी जी ने। और इसको संविधान में बच्चों हमने 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की थी भारतीय संविधान में, और इसीलिए 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस।
पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था, ध्यान रखेंगे 53 में, ठीक है। 49 में तो हमने स्वीकार किया था लेकिन मनाया नहीं था दिवस। जैसे हम मनाते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, आपने देखा होगा, स्टेटस लगाते हैं बहुत से लोग। तो ये स्टार्टिंग कब हुई थी दिवस मनाने की, तो 53 से हुई थी। राजभाषा सप्ताह होता है एक, ये हिंदी सप्ताह है, 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए चलता है। विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम विश्व में अपनी हिंदी का प्रचार करते हैं और इसके लिए एक सम्मेलन रखते हैं। तो पहला सम्मेलन कब हुआ था, 10 जनवरी को ही हुआ था और वो 1975 में हुआ था। कहाँ पर, नागपुर में। और इसीलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा था। ये स्टेटमेंट कई एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे बच्चों। यहाँ से आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या है ये चीज़ें, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पर आर्टिकल आपको पता ही है, भाग जो होते हैं संविधान में कितने होते हैं, 22 भाग। 17वें भाग में राजभाषा यानी कि हिंदी का जिक्र है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है इसमें, 343 से स्टार्ट होता है और 51 तक चलता है। पता होगा आपको 352 में आपातकाल की स्टार्टिंग हो जाती है, 18वें भाग आ जाता है वहाँ से। तो आपको सॉरी बच्चों, राजभाषा हिंदी का जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है, 343 आर्टिकल में। और लिपि कौन सी है, लिपि देवनागरी है हमारी बच्चों। यहाँ से मैं आपको एक बात और बता दूँ, लिपि होती क्या है, लिपि मतलब लिखने का तरीका। जैसे मान लो मैं बात करूँ, पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी होती है, रोमन। तो ऐसे क्या है, लिपि होती हैं। आपको पता होगा प्राचीन काल में खरोष्ठी हमने पढ़ी होगी, ब्राह्मी लिपि पढ़ी होगी। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी, ध्यान रखेंगे ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख जिसमें लिखे हुए थे, अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे थे बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, 344 प्रथम राजभाषा आयोग गठन में 1955 में जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाल गंगाधर अध्यक्षता में इसको हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक आर्टिकल है 350 का और ए, इसमें किया गया है जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं हमारे सरकारी, जो 1 से 5 तक होते हैं, तो इसमें एक नियम है आर्टिकल 50 का में कि जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे ना वहाँ पे तो मातृभाषा में पढ़ाएंगे, यानी कि जहाँ की जो मातृभाषा बोलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, हम कोई और लैंग्वेज बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो वहीं की मातृभाषा में पढ़ाना पड़ेगा टीचर को। जितने भी सम्मेलन हुए हैं यहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से, तो पहला कब हुआ था, नागपुर में, और अब तक 12-13 हो चुके हैं। आप यहाँ इसको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा अनुसूची की बात यहाँ पे मैंने की है बच्चों, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात करेंगे 8वीं अनुसूची। तो आप मुझे बताओगे कितनी अनुसूची होती हैं, तो मैं आपके लिए जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। तो पहले जो अनुसूची थी वो 8 थी, ठीक है, अब कितनी हो गई हैं, 12। तो पहली अनुसूची में क्या है, तो आप बताओगे संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या है बच्चों, दूसरी में आप बताओगे तो शपथ का जिक्र कर रहे हैं। शपथ जो पदाधिकारी होते हैं हमारे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उनकी शपथ के लिए। तीसरी में क्या है, उनके वेतन के लिए बच्चों, किसके लिए, वेतन के लिए। चौथी जो अनुसूची है उसमें क्या है, राज्यसभा क्षेत्र के लिए ये। 5वीं SC और ST के लिए आरक्षण है। 6वीं में बच्चों 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, ATM स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, मिजोरम, ठीक है। तो इसमें विशेष आरक्षण है इन 4 राज्यों के लिए, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं बच्चों। 7वीं में क्या है, 7वीं में केंद्र राज्य के बीच समझौता कर सकते हैं, समवर्ती सूची इसी के अंदर आती है। 3 सूचियाँ होती हैं हमारी, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो इसमें सूचियाँ आती हैं हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, बंटवारे कह सकते हैं हम। 8वीं की जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसकी बात करेंगे, इसमें भाषाओं का जिक्र है। तो बच्चों 8वीं भाषा, 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषाएँ थी स्टार्टिंग में, वर्तमान में 22 हो गई हैं। तो आप बताओगे कैसे कैसे जुड़ी थी, ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी। तो 21वें संशोधन के तहत, अब बच्चों संशोधन क्या होता है, संविधान एक तरह की पुस्तक है हमारी और उसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। बदलावों को क्या बोलते हैं, संशोधन नाम दिया है हमने। तो बहुत सारे हो गए, अब तक 106 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं बच्चों, 106। तो इसमें क्या था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा में जाएंगी, मतलब मंत्री बनेंगी, ठीक है। 21वें में क्या था, सिंधी भाषा को हमने ऐड किया था। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा को हमने ऐड किया था।
1967 में। फिर जो 3 भाषाएं थी बाद में, ये 15वीं भाषा सिंधी होगी। 3 थी, कौन कौन सी बच्चों? कोंकणी, मैथिली और मणिपुरी। इनको हमने 1992 में 71वां संशोधन किया था, ठीक है ना बच्चों। फिर 4 बची, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी। इनको 92वें संशोधन के तहत सन 2003 में ऐड किया था, ठीक है बच्चों। इनको आप याद रखो तो। अच्छा, 8 अनुसूची यहाँ पे हो गई, तो 12 हैं कुल। तो 9वीं में क्या है बच्चों? भूमि सुधार। 9वीं में क्या है, मैं यहाँ बता दूंगा आपको। 9वीं में बच्चों भूमि सुधार है, ठीक है। 10वीं में क्या है? दल बदल। ये कब हुई थी 9वीं? तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। 10वीं दल बदल के लिए है बच्चों, और इसमें 1985 में ये ऐड हुई थी, ठीक है, 52वां संशोधन करके। 11वीं की बात करेंगे बच्चों, तो 11वीं में क्या है? नगर पंचायत, और 12वीं में क्या है? नगर पालिका। इतनी कहानी आपको यहाँ इस पेज से मिलती है। अब हम चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे। तो हम भाषा के बारे में थोड़ा चर्चा कर चुके हैं, हिंदी कैसे नामकरण हुआ था। अब चलते हैं अपनी वर्णमाला पे। वर्णमाला पे चलने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का जो नाम है वो DK सिलेक्शन पॉइंट है। आपको विधिवत रूप से वर्णमाला के बाद में शब्द, उसके बाद में संधि, उसके बाद में रस, इसकी चर्चा आपको लगातार चाहिए, लगातार वीडियो चाहिए। तो इस चैनल को जितना हो सके शेयर करेंगे आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपसे कहूँगा नहीं बार बार, लेकिन आपको करना है खुद से, यदि आगे वीडियो चाहिए तो। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा हिंदी जो भाषा है वो किस भाषा का शब्द है, तो आप बताओगे फारसी भाषा का, ठीक है। ईरानियों की देन है, मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे पढ़ा था। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। एक और याद रखना है, मातृभाषा दिवस ये है 21 फरवरी को, ठीक है बच्चों। दिवस भी आपको याद रखने हैं। अब तक हम देखो बच्चों 10 जनवरी कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। 12 जनवरी को क्या होता है? विश्व युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आगे हम चर्चा करते रहेंगे। 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस राष्ट्रीय। लेकिन अच्छा, वर्णमाला की बात करेंगे बच्चों कि वर्णमाला होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला एक तरह की, मतलब मोती माला, तो मोतियों की माला, तो ये वर्णों की माला होती है। लेकिन वर्णों की कैसी माला? व्यवस्थित माला। यानी कि मैं व्यवस्थित का मतलब ये होता है का के बाद खा, आ के बाद बड़ा आ, ए के बाद ई। ऐसा नहीं कि मतलब का के बाद हम ख्या बोल दें, फिर रा बोल दें, फिर, तो एक व्यवस्थित क्रम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्णमाला क्या है? एक तरह का व्यवस्थित समुदाय वर्णों का, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है। ये वर्णमाला को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तीसरा आपने पढ़ा होगा किसी किताब में, इसका नाम है अयोगवाह। तो लेकिन आपको मैं 2 क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर बच्चों? क्योंकि हमें यूपी पुलिस एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, उसने 2 ही माना है, ठीक है। तो अयोगवाह को हम इसका पार्ट मानते हैं, लेकिन पुलिस में हमको 2 लगाने हैं। तो आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बच्चों? मैं आपसे पूछ लूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो लिखित रूप से वर्ण है। लिखित नहीं पूछता है तो हम छोटी पूछता है तो खाली हम वर्ण ही लगाएंगे। मौखिक पूछता है तो हम ध्वनि लगाएंगे। अब जो वर्णमाला है इसमें कुल कितने वर्ण है बच्चों? आपने 52 पढ़ा होगा आज तक, तो मैं आपको एक और ऐड अभी हुआ है कुछ टाइम में, इसको बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। अच्छा, ये कैसा बनता है बच्चों? तो आप ध्यान रखोगे कुछ इस तरीके से इसकी पहचान है, ठीक है ना। विशिष्ट वर्ण य के नाम से, रणा के नाम से इसका उच्चारण होता है। आगे हम चलते हैं बच्चों। तो ये 53 वर्ण कैसे होते हैं थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पे। 53 वर्ण के बारे में 11 आपके स्वर होते हैं। पुलिस में लास्ट टाइम 13 मान लिया है करेक्ट आंसर, तो आप पुलिस वाले जो बच्चे हैं देख रहे हैं वो 13 लगाएंगे स्वर को। अयोगवा में ऐड कर दिया है इसमें अयोगवा को। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? ऊष्म का मतलब गर्मी जो बोलते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे बच्चों। उसमें स स हा आते हैं। अंतस्ट 4 होते हैं। यरलव संयुक्त क्या होते हैं? क्षत्र ग स। द्विगुण में ड ढ आते हैं। अयुग्मा में छोटी अंग बड़ी अंग आती हैं। विशिष्ट मैंने अभी आपको बताया था, इस टाइप का जो होता है ये विशिष्ट व्यंजन होता है। गुरु श्री कामता प्रसाद के अनुसार 43 वर्ण होते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा अलग चलते हैं। जैसे ब्राह्म चिन्हों के बारे में बताया उन्होंने 20 होते हैं। तो इनके बारे में कथन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे बच्चों। तो अच्छा, स्वर को हम अच क्यों बोलते हैं, किसी को पता है बच्चों? स्वर को अच इसलिए बोलते हैं, संस्कृत में महेश्वर सूत्र होते हैं, ठीक है। तो जो अच होता है ना, एक प्रत्याहार होता है, तो इसके अंदर सभी स्वर आ जाते हैं। जैसे कि मतलब
इनको पढ़ते कैसे हैं आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपने संस्कृत जो बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। आयुण, रेलक, आयोच, तो इस तरीके से अच प्रत्याहार होता है, ऐसे होता है हल प्रत्याहार। तो हल क्या होता है व्यंजन और अच क्या होता है स्वर, ये याद रखेंगे आप। तो हमारे जो उच्चारण कैसे होता है इनका, स्वतंत्र रूप से आज़ाद होते हैं, यानी कि स्वर कैसे होते हैं आज़ाद, व्यंजन कैसे होते हैं बच्चों, तो ये स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या मैंने 13 क्यों लिखी है बच्चों, पुलिस वाले बच्चों के लिए 13 है, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे कि मान लो लेखपाल की, वो उनको 11 ही लगाना है, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। उच्चारण के आधार पर ध्यान रखना, री को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, तो 10 लगाओगे आप। अब हम चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण बच्चों। वर्गीकरण कैसे होता है, 2 टाइप से। पहले मूल स्वर, मूल स्वर का मतलब अ, ई, उ और री, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। आगे होते हैं संधि स्वर, संधि का मतलब जो संधि से मिलके बने, किसी न किसी से मिलके बने होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई छोटा आ और छोटा आ मर के बड़ा आ बन गया, तो संधि हुई है 2 आ की, तो बड़ा आ बन गया। तो संधि स्वर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सजाती, एक होता है विजाती। सजाती का मतलब समान जाति, जैसे आ बड़ा आ। विजाती मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैं आपसे कहूँ आ धन ई, तो ये ए बन जाएगा छोटी ए, तो ये विजाती मतलब आ अलग है ई अलग है, तो ये विजाती हो गई। तो सजाती देखो यहाँ पे 2 समान जाति के होते हैं, जैसे कि आ, ये मैंने आपको बताया ये अभी, ठीक है, आ ई, ठीक है, उ बड़ा ऊ हो जाते हैं। विजाती का मतलब समझेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर। विजाती का सिंपल मतलब ये होता है आ ई ऊ हो गया, आ ए। अब ये कंठ तालु क्या होता है, कंठ उष्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा अभी साइड में रख दोगे बच्चों, मैंने लिख दिया है। तो संख्या कितनी होती है इनकी, 4 होती है। कौन से होते हैं बच्चों, विजाती वाले। सजाती वाले 3 होते हैं। जब आपसे पूछे स्वर, आगे हम आगे चलते हैं। हिंदी में मात्रा के अकॉर्डिंग, मात्रा समझते हो बच्चों, जो उच्चारण में समय लगता है, मात्रा के अकॉर्डिंग, जैसे 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3, तो ये 3 टाइप के माने जाते हैं हमारे स्वर। इनको बोलते हैं हस्व, दीर्घ और प्लुप्त। लघु बोलते हैं कभी कभी इसको, हस्व को, और गुरु बोलते हैं दीर्घ को। तो ये 4 संख्या इनकी यहाँ पर होती है लघु में, इसमें 7 होती है। कहीं कहीं आपको 3 और 4 अलग मिल सकते हैं, क्योंकि सजाती विजाती वाले, लेकिन इन 4 को वो अलग कर सकता है, ठीक है, इन 3 को अलग कर सकता है, लेकिन आपको साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। प्लुप्त ऐसा जो वर्ण होता है, इसमें तिगुना समय लगता है। मैंने परिभाषा नीचे लिख दी, जो बच्चे चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब तरह के बच्चे रहेंगे। तो सबसे कम समय लगता है उच्चारण में, वो हस्व होते हैं, 4 होते हैं। इनसे दुगना लगता है तो उन्हें बोलेंगे हम दीर्घ स्वर, 7 होते हैं, 7 हमारे ये लिखे हुए हैं बच्चों। प्लुप्त में तिगुना समय कहें या सर्वाधिक समय कहें, इसमें ओम, मैं कहूँ आपसे राम, कोई बहुत दूर खड़ा है व्यक्ति तो उसको बुलाओगे आप ऐसे, राम इधर आओ, ये क्या होते हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, इन्हीं को बोलते हैं हम प्लुप्त स्वर बच्चों। अच्छा आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ। जीवा या प्रयत्न के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बच्चों। जीवा यानी कि जीव, जीव जानते हो ना, जो जीव उसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम 3 पढ़ते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। इसको याद रखेंगे बच्चों, अग्र में आते हैं 4, ए ई ऐ। याद रखने के लिए आपको याद रखना है बच्चों, कैसे आप इनको याद रखोगे, मध्य में सिर्फ एक ही आता है आ, तो आप कोई ट्रिक बना लोगे जैसे कि आई। तो ई देखो बच्चों, यहाँ भी ये भी ई और ई से ही मिलकर बनाता है, ई और आ से, तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो आप याद रखोगे अ मतलब आई, ई जहाँ पर आती है, तो ई सब में है इनमें, तो अग्र हो गया। मध्य में क्या आता है, ये आता है, दोनों पता लग गया तो बच्चे कुछ कहाँ पे आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे बच्चों। तो याद करने का एक तरीका है, सिंपल सा तरीका, ध्यान रखेंगे। तो आगे बच्चों ये 4 हमारे पश्चिम में हो गए, मैं इनको बता नहीं रहा, आप आराम से समझ सकते हो। अब एक होता है ओष्ठ आकृति के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग, ओष्ठ आकृति के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 2, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी, ठीक है। अवृत्तामुखी क्या होते हैं, जहाँ पर होठ वृत्त आकार में नहीं होते और यहाँ पर वृत्त आकार में होते हैं। जैसे ऊ बोलोगे ना तो गोल बन जाता है आपका मुंह, ऊ ओ तो गोल बन गया आपका मुंह, देखिए चेक करके। लेकिन यहाँ ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, और यहाँ पर बचे कुछ कितने होते हैं, 6 होते हैं ये, ठीक है। री को इसमें काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। अब आएंगे मुख खुलने के आधार पर, ध्यान रखना बच्चों, अभी ये स्वर चल रहे हैं ओनली, व्यंजन की बात हमने नहीं की है। मुख खुलने के आधार पर 4 टाइप के होते हैं, समृद्ध, ठीक है, समृद्ध,
अर्ध समृद्ध, समृद्ध समझेंगे पहले, इसमें ई ऊ आते हैं। तो आपको याद रखना है, कैसे भी आप ट्रिक बना सकते हो, चाहो तो आपको ट्रिक चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्रिक लाने की कोशिश करूँगा, बट आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर समृद्ध का मतलब कहता है मुख बंद रहता है इसमें, ठीक है ना, विवृत में खुला रहता है। अर्ध समृद्ध में थोड़ा सा मतलब बंद रहता है। तो यहाँ पर क्या आते हैं, ए ओ आते हैं। इनको कोई भी दिक्कत आपको याद करने में हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक ले आऊँगा, ठीक है। विवृत का मतलब होता है मुंह खुला हुआ, क्या होता है, मुंह खुला हुआ। तो आप विवृत समझ सकते हो, इसमें खुला आ, तो इसमें बड़ा आ। अर्ध विवृत मतलब इसमें कम खुलता है, ठीक है ना, कम। तो आ ए ओ इसमें आते हैं। आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा जो, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप नेक्स्ट टाइम से मुझे बता दोगे तो मैं आपके लिए ऐड कर दिया करूँगा ट्रिक भी। हम चलते हैं आगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आगे चला गए हम थे बच्चों यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हम चल रहे थे। अच्छा, री जो वर्ण होता है, री की हम बात करेंगे थोड़ी सी। जो री वर्ण होता है बच्चों, ये रा और ई से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो ये री बनता है। री का मात्रा चिन्ह इसे कृपा में लगा हुआ है, मात्रा लगाते हैं इसमें, जो लगी हुई है यहाँ पे, ये मात्रा, ठीक है ना, री की मात्रा है। व्यंजनों के साथ संयोग से बनता है, ये आपको पता ही है। वर्णमाला में कभी कभी पूछता है ऊ के बाद आता है और ई से पहले आता है शब्दकोश में। ये आगे चलते हैं बच्चों। और प्राय री वाले जो वर्ण होते हैं ना, वो संस्कृत के पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये क ख ग, ये नुक्ता लगा होता है इनमें, ये का के बाद देख रहे हो ना, का के बाद में ये लगा बिंदी सी, इसको बोलते हैं नुक्ता, नुक्ता ध्वनियाँ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है ये, ठीक है ना, नुक्ता वाले। ज़्यादातर आपको अरबी फारसी शब्द मिलते हैं, उनमें नुक्ता मिलता ही मिलता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। तो अर्धस्वर दो होते हैं, अर्धस्वर। अच्छा, इनको अर्धस्वर ही क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो मैं आपको बता देता हूँ अर्धस्वर क्यों बोलते हैं। तो जो इनको है तो ये व्यंजन, लेकिन कभी कभी जैसे मैं आपसे कहूँ भाई, मैं कुछ लिख रहा हूँ कोआ, मैंने ऐसे लिखा कोआ, तो आपने कहीं कहीं कोआ ऐसे लिखा देखा होगा बच्चों, कोवा। तो इनको हम स्वर की तरह यूज कर लेते हैं, यानी कि वाह को हमने स्वर की तरह यूज कर लिया यहाँ पे। जैसे मैं कहूँगा आपसे मात्राएं, तो यहाँ ए की तरह यूज कर लेंगे इसको, मात्राएं। या को ए की तरह यूज कर लेते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर बोलते हैं। अब हम बात करें कंठ की। तो अच्छा, कंठ स्वर क्या होते हैं, आ। इनकी बात मैं आपको बता दूं, आ इनको मैं आपको एक ट्रिक से बढ़िया तरह संस्कृत के तरीके से याद करवाऊंगा, ठीक है ना। मूर्धन रा होता है, ओष्ठ ये होता है। इनको आपको बिल्कुल अभी ध्यान नहीं रखना, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इनको एकदम बेस के तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लें व्यंजन की। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, व्यंजन क्या होते हैं, सिंपल आप बताओगे, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले। कुल 33 होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की जब बात करेंगे बच्चों, ये कहीं ना कहीं से स्पर्श करके आते हैं। ये 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। द्विगुण को शामिल कर लेंगे तो 27 हो जाते हैं, वरना ये 25 होते हैं। द्विगुण को हम शामिल कभी नहीं करते, इसमें ध्यान रखना। तो ऐसा मैंने कंठ व्यंजन कौन से होते हैं, मूर्धन्य कौन से होते हैं, यहाँ पे मैंने एक तरीका आपके लिए बनाया है। ये आपको कहीं शायद मिलेगा भी नहीं, पूरी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा कहीं पर भी। संस्कृत का है, हालांकि कुछ संस्कृत की किताबों में मिल सकता है आपको। तो देखो बच्चों, ये है संस्कृत में, इसको वर्ग को बोलते हैं क च ट त प। सॉरी बच्चों। तो स्पर्श व्यंजनों को, इनकी उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे हम तो यहाँ हिंदी में तो बोलते हैं इनको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, लेकिन संस्कृत में इसको बोलते हैं को, चो, टो, तो, पो। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अकूह विसर्जनीय कंठ, यानी कंठ से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, ये आ आया है ना, तो आ में दोनों आते हैं, ठीक है बच्चों। आ में क्या, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं बच्चों, तो इनकी संख्या कितनी होती है वैसे, 25। तो मैं आपको बता रहा था सॉरी बच्चों, अकूह विसर्जनीय कंठ। तो ये समझिए थोड़ा सा
यानी कि इससे हम याद रखेंगे का तो पूरा वर्ग आ गया, यानी का के सभी जो वर्ग हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। इसमें आ आता है तो आगे दोनों आते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। इसमें साथ में हा आता है और विसर्ग का मतलब होता है बड़ी अंग। इतने जो वर्ण हैं ना वो कहाँ से बोले जाते हैं, वो कंठ से बोले जाते हैं। इतना आपको याद रखना है एक सूत्र से ही बस। इचु यसा नाम तालु, तो ई आती है, इसमें ई आती है बच्चों, चा वर्ग पूरा आ गया, ठीक है, और या आता है और सीटी वाला ये सा आता है। इतने वर्ण छोटी ही बड़ी दोनों आती हैं। तो इतने जो 5 इसमें हो गए, सभी वर्ण कहाँ से आते हैं, कर्ण तालु से आते हैं। तो है ऋतु रसा नाम मूर्धा, मूर्धा से कौन से आते हैं बच्चों, तो यहाँ आपको याद रखना है रा ऋषि, टा के 5 वर्ण ये, और रा ये इसमें कुछ नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे साइलेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मूर्ध से ये कौन है, री, टा के 5 और रा, ठीक है। एक लतु लसा नाम, देखो ल यहाँ पे तो कोई वर्ण नहीं होता, संस्कृत में होता है, लेकिन यहाँ पे ला और सा, ला के ला और सा, और ये चारों इसी में पाँचों इसी में आते हैं, ठीक है ना, सॉरी। उपु उपदमानीयम, यानी कि ऊ छोटा ऊ या बड़ा हूँ, पा के 5 वर्ण सब इसी में आते हैं। सबसे बेहतरीन ट्रिक तरीका यही होता है, बाकी आप कैसे भी याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, सारे वर्ण इसी में हो जाते हैं। अब थोड़ा सा कुछ बचते हैं, जैसे मान लो संयुक्त वाले, उनको मैं आपको बता दूंगा अभी। अब हम चलते हैं आगे बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास स्पेस भी है कुछ समझाने के लिए। अच्छा, ओष्ठ में व्यंजन में कौन से आते हैं, प फ व ये आते हैं। और पंचम वर्ण बोलते हैं हम, यहाँ इनको ध्यान रखना, पंचम वर्ण बोलते हैं, जो लास्ट में होते हैं ना ये जो होते हैं इनको बोलते हैं पंचम वर्ण, ये लास्ट वाले ये पंचम वर्ण होते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मुझे कुछ आपको समझाना है। स्पर्श व्यंजन 25 तो आपको ये पता ही है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। एक होते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी में सिर्फ 16 आते हैं, यानी कि ये लास्ट के जो पंचम वर्ण है ना, इनको हम यहाँ पर हटा देते हैं, पंचम वर्ण ये वाले। तो ये जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो 16 होते हैं, ये वाले, यानी कि यहाँ पर ये जो 5 हैं वो हटा देते हैं यहाँ पर, और नीचे से वाले हटा देते हैं, तो इनको आप याद रखोगे। अब जो हम बात कर रहे थे ऊष्म व्यंजन, सा 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 और हा, तो इनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। तो ये होते हैं 4। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी से, आप बोल के देखना, ठंड का मौसम है, शीशा के सामने बोलोगे ना, मिरर के सामने, तो एक भाप सी आती है इनको बोलने में, सा 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 हा। स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, च छ ज झ, इनको याद रखेंगे। नासिक के जो लास्ट वाले होते हैं, नासिक के जो स्पर्श व्यंजन में लास्ट वाला कॉलम होता है, ठीक है, या नाम ये होते हैं। पार्श्विक स्वर कौन से होते हैं, ल, पार्श्विक व्यंजन ला होता है। लुंठित कौन सा होता है, रा होता है, लुंठित को ये प्रकंपित बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उच्छिप्त में 2 आते हैं, उच्छिप्त में 2 आते हैं, ढ और ढा, ध्यान रखना, बिंदी बहुत अनिवार्य है इसमें, बिंदी एक ढ उसमें भी आते हैं, स्पर्श में भी, तो बिंदी होती है इसमें। संघर्षहीन कौन से होते हैं, या वह होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो दंतमूली ये सब लिखा हुआ है, कौन कौन से दंत से बोले जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लुंठित की परिभाषा क्या होती है, आपको मैं तो आपसे ये कहूँगा बस आप लुंठित याद रखिए, रा। जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं पीछे से तैयारी, तो वो परिभाषा ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। जो बच्चे बस ध्यान रखेंगे पुलिस वाले, तो कि आपको लुंठित का मतलब रा है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बच्चों, तो इसमें य ल व 4 व्यंजन आते हैं। परिभाषा बस वही याद रखेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई और अपर लेवल की किसी की, उसमें मैंने अभी आपको बता ही दिया है कौन कौन से होते हैं, सा 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 रहा। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे थोड़ी सी हम, तो संयुक्त की हम बात यहाँ पर नीचे करने वाले हैं, यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ख्या जो बनता है वो का और सा से बनता है। अब का उच्चारण कहाँ से आता था, कंठ से, और सा कहाँ से आता था बच्चों, दंत से, ठीक है ना, सॉरी, ये जो दंत से नहीं, मूर्धा से, ये सा आता है मूर्धा से, तो ये दंत, इसका उच्चारण पूछेंगे ख्या का, तो कंठ मूर्धा बताओगे आप। ता कहाँ से आता है बच्चों, दंत से, और रा कहाँ से आता है, मूर्धा से, दंत मूर्धा। तो ऐसे करके इनका आप उच्चारण स्थान आपको ध्यान रखना है, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट ख्यात्र ज्ञ, ठीक है। तो ये संयुक्त बोलते हैं क्योंकि ये मिलके बने होते हैं, इसरा और रा से, जा और यहाँ से, यहाँ ये वाला यहाँ, ठीक है, चुलवैया जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ख्या वाला, ये बहुत एग्जाम में पूछ चुका है,
द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण का मतलब डा ढा के अंदर जो बिंदी होती है उसी को हम द्विगुण बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इनको। इनका एक और नाम है उच्छिप्त या विकसित वर्ण भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। बाकी परिभाषा आपको जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपर लेवल की, वो ध्यान रखेंगे बस, ठीक है बच्चों। अब आपको अयोगवा की बात करते हैं। अयोगवा की सिंपल परिभाषा क्या होती है? अयोगवा बोलते हैं जो अयोगवा यानी कि अयोग्य हों, जो ना तो इनको स्वर में, ऐसे हम अंग बोलें तो अंग, इसमें स्वर भी आ रहा है व्यंजन भी आ रहा है, ना तो इसको स्वर कहेंगे ना व्यंजन कहेंगे, तो अलग आता है। इसको बोलते हैं अनुस्वार। बड़ी अंक का मतलब विसर्ग, ठीक है। इसका नाम याद रखेंगे, अनुस्वार बोलते हैं छोटी अंक को, बड़ी अंक को विसर्ग बोलते हैं। आगत में आपको वो याद रखना है, ये वाला ज और फ के अंदर बीच में नुक्ता याद रखना है। ये कंठ में, ये आपको बता चुका हूँ ट्रिक से, आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है बिल्कुल भी। पार्श्विक में ला मैं आपको बता ही चुका हूँ। काकल्य वर्ण बच्चों, काकल्य वर्ण ध्यान रखना है, ये हा होता है। परिभाषा मैंने यहाँ लिखी हुई है, बाकी आपको परिभाषा याद नहीं रखनी है, मैं आपको सिंपल बता दूँ, ठीक है बच्चों। बलाघात क्या होता है? तो सिंपल आप इसको पढ़ लोगे। बलाघात में शब्द जो विशेष वाक्य बोलते हैं, तो शब्द विशेष जो बल पड़ता है, जैसे मैं बोलूँ कभी न करने वाला, तो कभी पे मैंने जोर डाला तो बलाघात, स्वराघात किया मैंने वहाँ पे। 12 खड़ी क्या होती हैं? ध्यान रखेंगे बच्चों, 12 खड़ी ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। इसमें री को आप छोड़ दोगे ना बच्चों, तो ये 13 होती है ना आपके वो, तो री को छोड़ दोगे तो इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना, यहाँ तक 12 खड़ी इनको बोलते हैं। अब एक आता है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन कुछ और नहीं बच्चों, जो हम एक जैसे द्वितीय मतलब दिल्ली, तो ला डबल बार आया है, 2 बार आया है, द्वितीय मतलब 2 बार आया है, 2 समान व्यंजन आते हैं। बिल्ली, अड्डा, धक्का, ठीक है, तो मुक्की, ठीक है, बहुत सत्ता, ताता सेम वर्ण दोबारा आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कलकत्ता। तो द्वितीय व्यंजन वे होते हैं, ठीक है। कच्चा, ठीक है, पक्का, तो ये आप याद रखोगे। मात्रिक शब्द किसे कहते हैं? मात्रिक शब्द जिन शब्दों में उच्चारण मात्रा का बोध हो, उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। इसे आपको याद नहीं रखना। अमात्रिक मतलब जहाँ पे मात्रा नहीं होती है। अब थोड़ी सी हम बात ध्यान रखेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट, घोषत्व के आधार पर, या मैं सिंपल कहूँ आपसे कंपन के आधार पर जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं घोष, इन्हीं को बोलते हैं सघोष, और दूसरे होते हैं बच्चों अघोष, ठीक है। घोष सघोष इनको बोलते हैं। संख्या कितनी होती है, कैसे कैसे होते हैं, इनके बारे में चर्चा हम नीचे करने वाले हैं। तो घोष सिंपल सा मैं आपसे बता दूं, घोष क्या होता है? जिसमें कंपन होता है, जिनको बोलने टाइम पर, जिनको उच्चारण करने समय पर क्या होता है, कंपन होता है। इनकी संख्या याद करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मैं आपको अब समझाऊंगा यहाँ पर चीज़ों को, वो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दूं, सघोष जो होते हैं वो क ख, मैं आप सिंपल कह दूं तीसरा चौथा पांचवा, और सभी स्वर और द्विगुण यानी कि अंतस्थिति में आते हैं, ठीक है ना। इन सबको मिला के, अब ये मैं कह रहा हूँ तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या चक्कर है बच्चों, इसको आप समझिए यहाँ पर। तो ये जो हम होते हैं, यहाँ हम पहला बोल देंगे, दूसरा ऐसे बोल देंगे, तीसरा ऐसे बोल देंगे, चौथा ऐसे बोल देंगे, और पांचवा ये। तो तीसरा चौथा यानी कि यहाँ से यहाँ तक सभी जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, सघोष होते हैं बच्चों। और स्वर भी इसी में आते हैं, ठीक है। स्वर के साथ में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है। हा इसमें आता है, ठीक है ना। तो इतने सारे स्वर इसी के अंदर आते हैं। अब बात करें अघोष की थोड़ी सी, तो अघोष में कौन कौन से आते हैं ध्यान रखेंगे। आगे के 2, याद करने का तरीका, अ मतलब आगे के 2, सिंपल, पहला दूसरा, और स हा नहीं आता, ये नुक्ता वाला आता है, कभी कभी मैंने अच्छी किताबों में देखा हुआ है, ठीक है ना। आगे हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। तो बच्चों यहाँ से हम इतनी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको बता दूँ, अघोष फिर से ध्यान रखेंगे, आगे के दोनों वर्ग, और सा, तो ये होते हैं किसमें बच्चों, हमारे अघोष के अंदर। सघोष के अंदर ये सभी होते हैं, और साथ में सभी स्वर होते हैं, और हा होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व मतलब समझ लो प्राण वायु, वायु मतलब हवा जो मुंह से निकलती है, उसके आधार पर हमने 2 टाइप से बांटा है इनको। कितने टाइप से? 2 टाइप से। 2 कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है अल्प प्राण, और दूसरा है बच्चों महाप्राण।
तो सिंपल आपको परिभाषा कुछ नहीं है, सिंपल सी है। अल्प मतलब कम वायु निकले, महा मतलब ज़्यादा वायु निकले, सिंपल सी बात है। परिभाषा में वही लिखा हुआ है, जिन वर्णों के उच्चारण में समय कम वायु निकलती है, अल्प वायु निकलती है, तो उनको कहते हैं अल्प प्राण। मेन चीज़ें कौन कौन से वर्ण होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो अल्प प्राण में आपको याद रखने हैं कौन कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा। अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता दूं यहाँ पर। महाप्राण, महाप्राण में कौन से आते हैं पहले याद रखोगे आप, महाप्राण। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, महा मतलब एच आ रहा है यहाँ पर, तो एच किस किस में आता है, ख में, घ में, ट में, इस सभी में ख में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा, च में भी एच आता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये नहीं है लेकिन। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा आते हैं। याद करने का तरीका, इसमें हर जगह एच दिख रहा होगा आपको, हर वर्ण में एच दिखता होगा आपको, ठीक है। ये मत कहना सर तो इंग्लिश बता रहे हैं, थोड़ा सा याद करने का तरीका है, बेहतरीन तरीका है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर सभी स्वर भी आते हैं, और ध्यान रखेंगे अल्प प्राण में कौन होता है, पहला, तीसरा, पांचवा, लेकिन महाप्राण में दूसरा और चौथा, ठीक है। उसमें स्वर नहीं आते महाप्राण में, लेकिन इसमें आते हैं स्वर, ठीक है। तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ सभी, और सभी स्वर किस में आते हैं बच्चों, ये आते हैं हमारे अल्प प्राण में। इतनी सी कहानी अल्प प्राण की है। अब हम चलते हैं महाप्राण की तरफ बच्चों। महाप्राण में क्या है देखेंगे यहाँ पर। तो वायु आपको पता ही है बच्चों, ज़्यादा निकलती है, समान ध्वनि के कारण बाहर से वायु निकलती है, महा मतलब ज़्यादा निकलती है, सिंपल समझिए। दूसरा, चौथा और ऊष्म इसमें आते हैं। ढा को आप याद रखोगे, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं जहाँ पे ये वाला दूसरा ये, और इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, उसमें कौन से आते हैं, अंतस्थ आते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वर्णमाला है बच्चों, लगभग लगभग मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। थोड़ा सा एक टॉपिक और बचता है बच्चों, मैं यहाँ पर खाली पेज देखता हूँ, इसे भी इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ। खाली पेज हमारा कहाँ पर है, एक बच्चों होते हैं क्या हमारे वर्ण विक्षेपण, क्या होते हैं बच्चों, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद बोल दो या विक्षेपण बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, वर्णों का विक्षेपण करना पड़ता है। मैं सिर्फ कर लूँ कमल, तो कमल का वर्ण विच्छेदन कीजिए, तो आप बोलोगे क को आधा करेंगे तो आ यहाँ पे आ जाएगा, फिर माँ को आधा करेंगे, फिर ऐसी ला को आधा करेंगे, तो ये होता है वर्ण विक्षेपण। कोई भी आपसे टिपिकल पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। टिपिकल में मतलब ये पूछ लिया आपसे, जैसे व्याकरण पूछ ले, व्याकरण, तब बताओगे। अब यहाँ पर देखो प्रत्यय बच्चों, प्रत्यय का मतलब यहाँ पर बा आ गया, बा और य और आ, ठीक है बच्चों, और क और रा, इस तरीके से हर वर्ण का हम वर्ण विक्षेपण कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हिंदी की वर्णमाला का मैंने लगभग लगभग आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आपका काम क्या है ये सुन लीजिए। इस वीडियो को आपको कोशिश करना है अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल का नाम DK सिलेक्शन पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो जितना हो सके इसको शेयर करना है आपको। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए। बाय बाय।